तो जो लास्ट क्लास हमने पढ़ा था टॉर्क में, मैंने क्लास को एंड किया था। टॉर्क उनका होता है क्या है, लाइक ट्रांसलेशनल मोशन में जिस चीज की वजह से फोर्स जिम्मेदार है, रोटेशनल मोशन में वही कौन है, टॉर्क है। फोर्स के वजह से ट्रांसलेशनल मोशन हुआ था, टॉर्क की वजह से क्या होगा, रोटेशनल मोशन हो जाएगा। ठीक है, तो टॉर्क का जो आपका फॉर्मूला है वो क्या है, आर क्रॉस एफ, आर एफ साइन थीटा। मैंने कहा था ये फॉर्मूला से ज्यादा अच्छा है, तुम ये फॉर्मूला याद रखो। ठीक है, जो टॉर्क होगा ना, टॉर्क हमेशा आर एफ परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर फोर्स या डिस्टेंस, या फिर तुम ऐसे भी कह सकते हो सर फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाए। करेक्ट, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होगा, बट मैथ्स के टर्म्स में यूज करने के लिए हम लोग इसको आउटवर्ड और इनवर्ड के टर्म्स में ले रहे होंगे। जो भी प्लेन है उस प्लेन के आउटवर्ड या फिर उसके इनवर्ड। ठीक है, उसके बाद ऐसा यूनिट क्या होगी, तो भाई न्यूटन मीटर, डायमेंशन क्या है ml/t-2। इतनी बातें हमने टॉर्क के बारे में कर ली थी, मतलब कह लो बेसिक बातें हम लोग समझ लिए थे कि सर टॉर्क होता क्या है, क्या क्या बातें हैं इसमें, सारी बातें क्लियर थी। ठीक है, अगला बात जो है, अब यहां से समझ लो कि रोटेशन का थोड़ा सा पार्ट में शुरू कर रहा हूं। तो हेडिंग है आपका टॉर्क, टॉर्क अबाउट एन एक्सिस। टॉर्क अबाउट एन एक्सिस। अभी ये वाला जो हमने टॉर्क सीखा, ये जो टॉर्क निकालना हमने सीखा, वो टॉर्क किसके लिए था सर, ये ओ पॉइंट के लिए, मतलब दिस इज टॉर्क फॉर पॉइंट। ठीक है, बट अब अपन किसके लिए सीख रहे हैं सर, टॉर्क फॉर अ एक्सिस। पूरे एक्सिस के लिए अगर अपन निकालना चाहें तो टॉर्क कितना होगा, पॉइंट के लिए तुम्हें पता चल चुका है सर आर क्रॉस एफ होगा। करेक्ट, लेकिन पॉइंट को हटा करके अगर हम पूरे एक्सिस की बात करें तो कितना होगा, क्या होगा, वो चीजें देखो। सबसे पहले मैं एक केस ले लेता हूं, सबसे पहला केस आपका ये है कि जो आपका लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज intersecting the axis of rotation। ठीक है, लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज इंटरसेक्टिंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और मान लो यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये पॉइंट है, ऑब्जेक्ट नहीं, कोई पॉइंट है, ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है, समझना बात को। और जो इसमें फोर्स लग रहा है ना, वो फोर्स बिल्कुल ऐसे लग रहा है, जो फोर्स है वो कैसे लग रहा है, बिल्कुल ऐसे लग रहा है। ठीक है, मैं किसी भी पॉइंट पे देखता हूँ, लेट्स सपोज मैं इसको थोड़ा पीछे बढ़ाता हूँ, ये इस तरीके से दिख रहा है कि यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये ओ पॉइंट है। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे सर इस ओ पॉइंट के अलावा टॉर्क कितना होगा, कितना जवाब दोगे, मैंने पॉइंट कल निकालने के लिए सिखा दिया, बता दो कितना होगा, कहोगे जीरो। क्या कहोगे, जीरो, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि सर अगर लाइन ऑफ फोर्स और लाइन ऑफ टॉर्क के अलॉन्ग आ जाए तो क्या होता है, जीरो हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि अगर ऐसा केस हो, इंटरसेक्टिंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो उस केस में टॉर्क कितना होगा आपका, जीरो होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब किसी के दिमाग में ये भी चीज आएगा सर आपने ये पॉइंट लिया, आप एक काम कर लो, आप ये पॉइंट ले लो, ये ओ पॉइंट ले लो और यहां से ऐसे मिला दो, तब तो नहीं आ रहा है ना, तब तो नहीं आ रहा है, कुछ थीटा पे आएगा, ये एफ का साइन थीटा, ये एफ का कॉस थीटा, उस टाइम पे तो टॉर्क आएगा, उस टाइम पे तो जीरो नहीं होगा। करेक्ट, यही दिमाग में आ रहा होगा, आया ये चीज, अच्छा ठीक है, ये दिमाग में आ रहा है तुम्हारे, लेकिन इसके हर एक पॉइंट जितने ऊपर वाले हैं वैसे ही हर एक पॉइंट नीचे भी आएंगे और सारे टॉर्क एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। समझ गए बात को, सारे क्या करेंगे दूसरे को कैंसिल आउट। तो जब भी अगर कोई भी चीज इंटरसेक्ट होगा तो इंटरसेक्ट होने पे नेट टॉर्क आपका कितना आएगा, जीरो। दिस इज नेट टॉर्क। या कह लो पूरे एक्सिस पे टॉर्क कितना होगा सर, पूरे एक्सिस पे टॉर्क आपका जीरो होगा। बात क्लियर हो गई। ठीक है सर, दूसरा फंडा इसी में देखो, अगर मैं कहूं कि जो मेरा लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है वो एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ठीक है, लाइन ऑफ फोर्स के एक्सिस के परपेंडिकुलर है, उसके लिए क्या निकल के आएगा देखो, लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स
is parallel to the axis of rotation, पैरेलल टू दी एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब ये रहा आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, और बिल्कुल यहां पे एक पी पॉइंट है और ऐसे पैरेलल फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो पैरेलल फोर्स के टर्म्स में भी यहाँ पे कितना आना चाहिए सर, जरा सोचो कितना आना चाहिए है, कितना आना चाहिए, 0, वेरी गुड, ये हुआ ना बात, नेट टॉर्क कितना हो जाएगा, 0। अब लगा कि हाँ तुम लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर तो हो रहे हैं, नेट टॉर्क कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्लियर है। मतलब सर फिर टॉर्क आएगा कब, आपका किसी थीटा एंगल पर था, इंटरसेक्ट कर रहा था, वो भी 0 हो गया, अगर पैरेलल है तो वो भी 0 हो गया, तो नेट एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ टॉर्क आएगा कब, तो वो आएगा कब, परपेंडिकुलर तो आएगा ही ना, हो तो गया, उसे घुमा दो, हाँ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है ठीक है, इसको अपन रख सकते हैं इस बात को, ठीक है। लेकिन ऐसे रखेंगे स्क्रू लाइन, कैसा होना चाहिए, स्क्रू लाइन। स्क्रू लाइन क्या होता है, जैसे एक्सिस ऑफ रोटेशन आपका ऐसे सीधा हो, ठीक है, और जो आपका लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स हो वो ऐसे हो, समझ रहे बात को, ये आपका क्या हो जाए, एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये क्या हो जाए आपका लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो इस केस में आपका कुछ ना कुछ टॉर्क निकल के आएगा। एक काम करो, यहां तक नोट करो, फिर आगे मैं कराता हूं। चलो आगे देखो, नेक्स्ट चीज, थर्ड जो है आपका स्क्यू लाइन। स्क्यू लाइन, स्क्यू लाइन का मतलब क्या हो गया कि ये अगर आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो अगर इस तरीके से है, अगर ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, तो जो फोर्स होगा, जो फोर्स होगा वो या तो इनवर्ड होगा या तो आउटवर्ड होगा, समझ गए बात को, या तो इनवर्ड होगा या तो आउटवर्ड होगा, मतलब कि हमेशा इसके एक्सिस के प्लेन के कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा, उसी को हम कहते हैं स्क्यू लाइन। स्क्यू लाइन का मतलब ये हो गया कि सर एक तो आपका पैरेलल मतलब ऐसे सीधा और दूसरा उसके परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इस केस में आपका कुछ ना कुछ टॉर्क निकल के आएगा, वो टॉर्क कितना होगा, वो टॉर्क कितना होगा ये आपको बताना है, ठीक है, निकाल के बताओ वो टॉर्क कितना होगा। एफ फोर्स लग रहा है, मैंने कह दिया जो फोर्स है वो फोर्स आपका एफ है, ठीक है, फोर्स एफ है, बताओ कितना होगा इस एक्सिस के थ्रू, आप पॉइंट के थ्रू निकालना जानते हो, पूरे एक्सिस के लिए मुझे निकालना है, उन दोनों के लिए तो आपने निकाल दिया, इसके लिए जरा सोचो, निकालो, कुछ ना कुछ तो टॉर्क होगा, कितना होगा, अरे ऐसे सोच सकते हो ना कि सर, ज्यादा नहीं डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा ही डिस्कस करूंगा, लाइक अगर ये कोई कंटिन्यूअस बॉडी है, ठीक है, और बिल्कुल इस पे इस तरीके से फोर्स लग रहा है, ठीक है, और यहां से इसको आप घुमा रहे हो, ठीक, तो इसका कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, चलो करो करो, इतना हिंट काफी है, इतना हिंट काफी है, करो। आई अल्फा ठीक है, बट मुझे, मैंने फोर्स दिया है ना, मुझे फोर्स के टर्म्स में चाहिए, निकालो, सोचो थोड़ा, चलो कोई नहीं, सोच लेते हैं इसको। तो ऐसा मैंने आपको सिखाया था कि अगर पूरे एक्सिस का निकालना, ये तो मैंने सिखाया नहीं, तो किसी भी पॉइंट का निकाल के देख लो। लेट सपोज मैंने ये कोई पॉइंट ले लिया, यहाँ पे जो टॉर्क होगा इस ऑब्जेक्ट का, जो इस ओ पॉइंट का जो टॉर्क होगा वो कितना होगा, मुझे ये देखना है, कितना होगा, फोर्स कैसे लग रहा है सर, आगे की तरफ, ठीक है, और डिस्टेंस आप कैसे ले रहे हो सर, परपेंडिकुलर तो भी ले नहीं रहा हूं ना, ये वाला डिस्टेंस मैंने उठा लिया ना, ये डिस्टेंस कितना है, आर है, तो प्लेन में है ना, ढंग से समझो, ढंग से समझो इसको, सर जो आपका फोर्स है वो फोर्स किधर है, आगे की तरफ, ठीक है, फोर्स किधर है, आगे की तरफ, और आर किधर है, इस प्लेन में, कैसे जाओगे, आर क्रॉस एफ, कैसे जाओगे, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ जाओगे तो जो टॉर्क है, टॉर्क किधर निकल के आ रहा है, ऊपर निकल के आ रहा है, अरे टॉर्क किधर निकल के आ रहा है, ऊपर। अब चूंकि ये किसी थीटा एंगल पर है, क्योंकि आर तुम्हारा किसी थीटा एंगल पर है, मतलब अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचूं, तो अगर ये किसी थीटा एंगल पर है, तो ऑफ कोर्स सी बात है जो टॉर्क जो ऊपर निकल के आएगा वो भी किसी थीटा एंगल पर निकल के आएगा, करेक्ट बात है।
है ना। तो टॉर्क जो है, लेट सपोज इसकी वजह से जो आया ओ पॉइंट की वजह से मैंने उस टॉर्क का नाम दे दिया टाउ ओ, टाउ नॉट जो भी कहना है कह दो। आई बात समझ में, ये मैंने टॉर्क ले लिया, ठीक है सर। लेकिन मुझे तो पूरे एक्सिस के लिए निकालना था, मुझे किसके लिए निकालना था, पूरी की पूरी एक्सिस के लिए निकालना था। तो पूरी एक्सिस के लिए क्या लगाएंगे भाई, पूरी एक्सिस के लिए मुझे चाहिए ये वाला डिस्टेंस। अच्छा एक काम करो, यहां पे भी एक ऐसा कॉम्पोनेंट बना लो। अब बच्चे जरा सोचो क्या क्या चीजें होंगी। हालांकि अगर तुम्हें एफबीडी तुम्हें ढंग से आता है तो तुम बिना सोचे समझे एक बात कह दोगे, सर ये आपका थीटा होगा। और नहीं आता है तो मैं बता दूं, फोर्स से बाहर की तरफ, फोर्स किधर है, बाहर की तरफ, और ये टॉर्क किधर लगा है, इधर लगा है। पूरा एंगल कितना होगा, 90 होगा। ये वाला 90 माइनस थीटा, ये आपका आ जाएगा थीटा। ठीक है, नहीं तो तुम याद भी रख सकते हो, याद रख लेना नॉर्मल जैसे मैं कराता था ना, तो नॉर्मल है तो नॉर्मल के साथ वर्टिकल हमेशा कितना एंगल बनाता था, थीटा बनाता था, वैसा ही समझ सकते हो। ठीक है, ओके। तो ये थीटा हो गया। तो सर इसमें दो कंपोनेंट बन जाएंगे। दो कंपोनेंट कौन कौन से, सर ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ कौन सा, टाउ नॉट का कॉस थीटा, और बिल्कुल इसके अंदर की तरफ टाउ नॉट का साइन थीटा। करेक्ट, दो कंपोनेंट बन जाएंगे। अब तुम बड़े आराम से एक बात कह दोगे, क्या कह दोगे भाई, सर ये जो टाउ नॉट साइन थीटा है ये कैसा है, सर ये तो अंदर की तरफ जा रहा है, ये हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो रोटेशन कौन करा रहा होगा, रोटेशन टाउ नॉट कॉस थीटा करवा रहा होगा। करेक्ट, तो यानी कि अगर मुझे लिखना है इस एक्सिस के अकॉर्डिंग तो मैं लिखूंगा दिस टाउ कम्स आउट, हालांकि मैंने टाउ नॉट कॉस थीटा ले लिया है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। दिस टाउ कम्स आउट, ऐसे कहते हो ना, टाउ नॉट कॉस थीटा। जो टाउ एक्सिस के थ्रू निकल के आएगा वो क्या, कितना निकल के आएगा, सर वो निकल के आएगा टाउ नॉट कॉस थीटा। क्या ये बात आई समझ में। अरे नेट टॉर्क निकालते हैं बच्चों, नेट टॉर्क आपका टाउ नॉट साइन थीटा तो होगा नहीं, कौन सा होगा, सिर्फ और सिर्फ टाउ नॉट कॉस थीटा वाला होगा। तो यही आपका रहा टाउ नॉट कॉस थीटा। ठीक है, हालांकि अब टाउ नॉट क्या है सर, तो टाउ नॉट तो आपको पता ही है, इसकी वजह से जो टाउ नॉट आया होगा, टाउ नॉट कितना होगा सर, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ। यहां पे तुम लिख सकते हो ये कितना आ गया सर, आर एफ कॉस थीटा। आई बात समझ में, आर एफ कॉस थीटा, नोट करो। चलो शुरुआत करते हैं कुछ बेसिक सवाल से। तुम्हें सवाल समझने में आसानी होगा। लाइक सबसे पहले तो मुझे ये चीज बता दो, एग्जाम्पल सवाल है क्वेश्चन नंबर 1। मैंने यहां से हिंज किया है और एक रॉड है, ठीक है। इस रॉड का मास आपको दिया हुआ है m और लेंथ दिया हुआ है l। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड टॉर्क, फाइंड टॉर्क सबसे पहला ड्यू टू हिंज, ड्यू टू हिंज। दूसरा है आपका ड्यू टू वेट अबाउट हिंज, अबाउट हिंज। अब आप ये आपका हिंज एक पॉइंट है और वेट की वजह से कितना होगा ये निकालना है। जरा सोचो और निकालो, और नहीं सोच सकते हो तो मैं यही बता देता हूं। सोचना चाहोगे, चलो सोचो फिर। हिंज, चलो सोचने से पहले ना मुझे इतना बता दो, सर हिंज की वजह से टॉर्क कितना होगा, ये चीज बता दो ड्यू टू हिंज, तभी मैं आगे कहूंगा कि हाँ आगे सोचो, नहीं तो नहीं सोचो। ड्यू टू हिंज, ड्यू टू हिंज कितना होगा मुझे ये बता दो। हिंज कह रहा हूं, टॉर्क कितना होगा मुझे ये बता दो। फाइंड टॉर्क ड्यू टू हिंज, हिंज की वजह से कितना टॉर्क आ रहा होगा, ये चीज आपको बतानी है। बिल्कुल बिल्कुल, कॉन्सेप्ट क्या है, ये देखो ये टॉर्क, ये हिंज है ना, हिंज है तो इसका फोर्स किधर होगा, ऊपर कहीं हुआ है, कहीं भी हो, इसने रॉड को पकड़ रखा है ना, मान लेते हैं ऊपर है। और अगर ऊपर है और ये आपका एक्सिस हिंज है, अंदर की तरफ है, तो ये ऐसे होगा ना। तो फोर्स और हिंज दोनों कैसे हो गए, इंटरसेक्टिंग हो गए ना।
तो टॉर्क कितना होगा, जीरो होगा। तो टॉर्क ड्यू टू हिंज कितना होगा, ये जीरो होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? सर टॉर्क ड्यू टू हिंज कितना होगा, जीरो होगा। अरे ये हिंज है, ऐसे समझो, ये मैंने ऐसे ना बांध दिया इसको, अब मैं कह रहा हूं यहीं से घुमाऊं, मैं कह रहा हूं यहीं से घुमाऊं, अरे ये तो हिंज है, ये तो घूमेगा ही नहीं, और ये घूमेगा ही नहीं तो इसका टॉर्क कहां से आ रहा है, घूमेगा कौन, सर घूमेगा तो ये रॉड घूमेगा ना, रॉड ही तो ऐसे ऐसे घूम सकता है, जो हिंज है वो कहां से घूम रहा है, वो तो घूमेगा ही नहीं। या तो पुली होता सर, ऐसे ऐसे वो घूम सकता होता तो निकालते, ये तो हिंज है, इसमें तो फोर्स बिल्कुल लगा हुआ है। अगर इसका आप एक्सिस ऑफ रोटेशन भी देखो तो ये कैसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, मतलब कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, फिक्स्ड है, ऐसे है, तो इसमें तो टॉर्क है ही नहीं, घूमेगा तो कौन घूमेगा, ये रॉड घूम सकता है। तो अगर ये रॉड घूमेगा तो इसका टॉर्क निकाल के बताओ, ठीक है। इसका कैसे निकालोगे, सर कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले टॉर्क कैसे निकालेंगे, आर क्रॉस एफ पे। अब यहाँ पे क्या बोला, ड्यू टू वेट, अब वेट बोला गया है, मतलब क्या बात है, पूरा का पूरा तुम सेंटर ऑफ मास से लोगे, तो सर जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स किधर लग रहा है, इसको मैं यहाँ दोबारा बनाता हूँ, इधर नीचे की तरफ क्या लग रहा है बच्चों, mg लग रहा होगा, अगर m मास है तो लेंथ कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक की, l/2। एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा है, सर वो है अंदर की तरफ, और फोर्स कैसा है, सर वो है बिल्कुल सीधा। क्या ये स्क्यू लाइन हो गया, अरे फोर्स क्या है, अरे एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, अंदर की तरफ, और ये फोर्स किधर लग रहा है, नीचे, क्या ये स्क्यू लाइन हो गया, अरे हाँ कि ना, हो गया ना। तो जैसे स्क्यू लाइन हो गया टॉर्क होगा, टॉर्क होगा तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है सर, टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ। आर कितना, l/2, फोर्स कितना, mg, ये क्या हो गया, mg l/2। आई बात समझ, बताओ इतना क्लियर हो गया। एक और सवाल दे इसके बेसिस पे, बेसिक बेसिक सवाल से थोड़ा सीखेंगे पहले। नोट कर रहे हो, नोट कर रहे हो क्या, हो गया नोट, चलो। अब मैं कह रहा हूं कि चलो ये तो भी ऐसे था, मान लेते हैं ये किसी थीटा एंगल पर है, मान लेते हैं ये किसी थीटा एंगल पर है। यहीं पर एक मैं दूसरा सवाल बना देता हूं, क्वेश्चन 2, ये हिंज है और ये इसका इनिशियल पोजीशन था, रॉड जो है अब इस तरीके से नीचे आ चुकी है, लेट सपोज ये जो एंगल है ये एंगल आपका थीटा है। सेम सवाल है, फाइंड टॉर्क ड्यू टू हिंज ड्यू टू वेट अबाउट हिंज, यही सेम सवाल है, बताइए कितना होगा, और सेम बिल्कुल मास m है और लेंथ क्या है l। सारे सवाल आपको सोचने हैं आज, ट्राई करना चाहोगे, चलो हिंज का तो पहले मुझे बता दो, हिंज का कितना होगा, एग्जैक्टली हिंज का आपका 0 हो जाएगा, बिल्कुल सही, इस बात को आप समझ पा रहे हैं बच्चे, हिंज का कितना होगा, सर हिंज का तो 0 हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। हाँ ड्यू टू वेट कितना होगा वो बताओ, mg l/2 cos थीटा, बिल्कुल सही है, समझ में आया है ना, mg l/2 cos थीटा होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, कैसे निकालेंगे सर, एक का तो आ गया, बाकी बताओ। लाइक यहाँ पे क्या है कि ये थीटा एंगल पर आ चुका है, करेक्ट, जो mg होगा, जो mg किधर लग रहा होगा सर, mg तो बिल्कुल ऐसे सीधे नीचे लग रहा होगा mg, इसको दोबारा वापस वहीं बना दो, mg बिल्कुल बीच से इस तरीके से नीचे की तरफ लग रहा होगा, करेक्ट बात, नहीं लग रहा है mg। और ये वाली डिस्टेंस कितनी है सर, ये वाली डिस्टेंस तो पक्की बात है l/2 होगी, सेंटर ऑफ मास हमें ढंग से याद है, ठीक है। अब जरा तुम्हें क्या निकालना है सर, टॉर्क निकालना है, टॉर्क में क्या होता है आर एफ, या तो एफ परपेंडिकुलर हो या तो आर परपेंडिकुलर हो, तो मैंने क्या किया, इसको हल्का पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, अगर ये l/2 है तो इसके आगे आने वाला, इसके आगे आने वाला होगा l/2 का cos थीटा, और बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर जो होगा वो क्या होगा l/2 का cos थीटा, तो यही तो हुआ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसी ये लाइन ऑफ फोर्स है, ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है l/2 cos थीटा है। तो बड़े आराम से मैं टॉर्क को क्या लिख सकता हूँ, टॉर्क को मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख रहा हूँ, दिस टॉर्क कम्स आउट, दिस टॉर्क कम्स आउट आर, आर क्या है आपका सर l/2 cos थीटा, एफ क्या है आपका सर, एफ आपका mg है, सो टॉर्क आपका आ गया सर mg l/2 cos थीटा। क्या ये रिजल्ट मेरा प्रॉपर सही है, कैसे चेक करेंगे, चेक कर लो जरा इस वाले के अकॉर्डिंग, इसको तुम ऊपर लेके चले जाओ,
चले गए ऊपर लेकर के, थीटा कितना हो गया, अरे थीटा कितना हो गया 0 डिग्री हो गया, और cos 0 कितना होता है 1, क्या mgl/2 आ गया। आई बात समझ में, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, ठीक है। नोट करो, एक सवाल और लिखो, आज सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस कराऊंगा ताकि तुम्हारे बेसिक्स क्लियर हो। नोट करो इसको, चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल है आपका, थर्ड क्वेश्चन होगा ना ये, रॉड पे मैं सारे सवाल कराता हूँ। अगला सवाल ये है, अगेन सेम है बच्चों, ये हिंज्ड है, यहां से बिल्कुल इस तरीके से एक रॉड रखी हुई है, बट इस बार आपको क्या क्या बताना है, इस बार आप बताओगे मुझे, फाइंड या हाँ चलो, m मास है, l लेंथ की रॉड है, ठीक है, जस्ट आफ्टर रिलीज फाइंड, सबसे पहले मुझे तुम अल्फा बताओ, दूसरा तुम मुझे बता दो ओमेगा, तीसरा तुम मुझे बता दो एक्सेलरेशन कहाँ पे, इस एंड पे बता दो, चौथा तुम मुझे बता दो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, और पांचवी चीज तुम मुझे बता दो फोर्स ऑफ हिंज, ठीक है। टॉर्क भी बताओगे, चलो वो तो मैं निकलवा लूंगा, वो तो काम आ जाएगा, चलिए निकालिए जरा। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, इसमें अल्फा निकालना है, ठीक है। तो अल्फा निकालने के लिए सबसे पहले आपके दिमाग में क्या लाना चाहिए, टॉर्क, जो टाउ इक्वल्स टू क्या होता है आई अल्फा, ठीक है। अगर टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा होता है तो यहाँ पे ये जो हिंज है, यहाँ पे कितने कहाँ से टॉर्क आ रहा होगा, पहले इस बात को सोचो। सर सबसे पहले तो हिंज का टॉर्क वो तो 0 हो गया, वो तो टॉर्क होगा नहीं, फिर कौन टॉर्क ला रहा होगा, सर फिर टॉर्क ला रहा होगा इसका mg, करेक्ट। और इसकी वजह से अभी आपने टॉर्क सीख लिया कितना होता है बच्चों, सर mgl/2, बार बार तो नहीं निकालना, mgl/2, और ये mgl/2 किसके इक्वल होगा, सर ये mgl/2 आपका इक्वल होगा आई अल्फा के, करेक्ट। अब आई क्या होगा सर, अब ये भी याद दिला दूं, क्या होगा आई क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का अलोंग दिस, एग्जैक्टली ml²/3, तो mgl/2 इज इक्वल्स टू ml²/3, अल्फा आपको निकालना है, करेक्ट। तो m से m कैंसिल आउट हो गया, l से ये कैंसिल आउट हो गया, अल्फा आपका निकल के आ रहा है 3g/2l, यही आ रहा था आपका आंसर, आई बात समझ में, ये आपका अल्फा निकल के आ गया, दैट इज 3g/2l। ओमेगा की बात करूं, ओमेगा कितना होगा, ओमेगा कितना होगा सर, ये तो 0 होगा, 0 क्यों होगा, मैंने यहाँ पे ना साफ साफ शब्दों में लिखा है जस्ट आफ्टर रिलीज, रिलीज का मतलब क्या है, जैसे इसको रिलीज करोगे जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो बिल्कुल 0 होगी, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0 मीटर पर सेकेंड, तो ओमेगा कितना होगा सर, वो भी 0 हो जाएगा, ठीक है। नाउ एक्सेलरेशन एट एंड, यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना होगा, सर बिल्कुल नीचे की तरफ होगा एक एक्सेलरेशन, एक होगा बिल्कुल ऐसे आगे की तरफ, ठीक है, ये आपका होगा रेडियल एक्सेलरेशन, ये आपका होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, करेक्ट, करेक्ट है सर। तो नेट निकालेंगे, बट ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, ये सॉरी ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये तो 0 होगा, क्यों 0 होगा, क्योंकि ओमेगा क्या है 0, और ओमेगा ही 0 है, तो ये वाला एक्सेलरेशन कितना हो गया, ये तो 0 हो गया, बचा सिर्फ और सिर्फ क्या, टेंजेंशियल वाला, और इसकी वैल्यू कितनी होती है सर, ये होता है अल्फा इंटू, बोलो यार, अल्फा इंटू आर, तो अल्फा कितना है 3g/2l, आर कितना है l, तो यहां से आपका at कितना निकल के आ गया सर 3g/2l इंटू l, आंसर कितना आ गया 3g/2, क्या यही था आपका आंसर, गुड वन। तो एंड पे जो है आपका वो निकल के आ गया 3g/2। अब निकालना है आपको सेंटर ऑफ मास का, सेंटर ऑफ मास का देखो जरा, mg किधर लग रहा है सर, mg लग रहा है नीचे की तरफ, करेक्ट, तो इधर भी आपको सेंटर ऑफ मास की तरफ निकालना है, तो एक तो सर इधर होगा, कितना होगा सर, और एक इधर होगा, ये भी कितना होगा पता नहीं, मैंने सेंट्रीपिटल तो मैंने कह दिया 0 होगा, क्यों होगा सर, जस्ट रिलीज की बात है, ओमेगा 0 है, तो ये तो आपका 0 आ गया, बचा कौन सा, ये 80, और ये 80 क्या होता है सर, अल्फा इंटू आर, करेक्ट, अल्फा कितना है 3g/2l, यहां से यहां तक का आर कितना है l/2, करेक्ट,
तो यहाँ से जो आपका ये निकल के आएगा, ये कितना निकल के आ गया, इसको मैं यहाँ दिखाता हूँ। तो ये जो है सेंटर ऑफ मास वाला, ये निकल के आएगा अल्फा इंटू आर। अल्फा कितना है आपका 3g/2l, और आर कितना है आपका सर, आर है l/2। सो ये निकल के आ गया एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, दैट इज 3g/4। कहानी आ रही है बच्चों समझ में? ये कितना आ गया 3g/4। अब आपको क्या निकालना है, एफ हिंज। लगा दो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। सर कैसे लगाएंगे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन? एफ हिंज, सर एफ हिंज तो लग रहा होगा ऊपर की तरफ, दिस इज एफ हिंज। mg किधर लग रहा है, नीचे की तरफ। नेट एक्सेलरेशन किधर है, नीचे की तरफ। करेक्ट बात, ठीक है सर। तो यहां पे मैं लगाता हूं, सर mg बड़ा है, एफ हिंज आपका छोटा है, और नेट एक्सेलरेशन नीचे है m इंटू ओ। और ये एक्सेलरेशन कितना है आपका, सेंटर ऑफ मास वाला एक्सेलरेशन है क्या? बताओ, यही तो कंसीडर करोगे सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। तो mg माइनस एफ हिंज इज इक्वल्स टू m इंटू सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन है वो कितना है 3g/4। यहाँ कितना हो गया m इंटू 3g/4। तो यहाँ से एफ इंच कितना निकल के आ जाएगा बच्चों, एफ इंच को इधर भेजो, इसको इधर भेजो, कितना आ गया mg/4। क्या आपका भी आंसर यही आया था? बिल्कुल सही। समझ आया? अरे समझ आया क्या? चलो, इस कहानी को नोट करना है तो नोट करो, और जिनका हो गया है उनको मैं एक सवाल अगेन दे रहा हूं। बेटा कहानी जो है ना, निकालनी यही सारी चीजें हैं, बस जो रॉड है, रॉड बिल्कुल ऐसे वर्टिकल आ चुकी है। ठीक है, रॉड कैसे आ गई है, वर्टिकल आ गई है। निकालना यही सारा चीज है, बताओ कितना होगा। चलो निकालो जरा। मैं यहाँ पे सवाल लिख ही दे रहा हूं, अगले पेज में ही सवाल देखेंगे। कहानी आपकी सेम है बिल्कुल, बट फर्क इतना है, ये जो है बिल्कुल अब रॉड जो है ऐसे आ गई है, ये यहाँ पे हिंज था, और रॉड बिल्कुल ऐसे सीधी आ गई। m मास है, l लेंथ है। साफ साफ शब्दों में यही बात है आपसे पूछी गई है, फाइंड इन वर्टिकल डायरेक्शन। सबसे पहला अल्फा निकालिए, दूसरा आप ओमेगा निकालिए, तीसरा आप सेंट्रीपिटल एंड निकालो, है ना, ये एंड निकालो। चौथा आप निकालो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। पांचवी चीज आप निकालो फोर्स ऑफ हिंज। यही पांच चीज मैंने निकलवाया था आपसे। हाँ चलो निकालो। देखो सबसे पहली चीज इसमें टॉर्क ड्यू टू हिंज कितना होगा, 0। ड्यू टू वेट कितना होगा, 0, क्योंकि इंटरसेक्ट कर जा रहा है। तो अगर दोनों सारे टॉर्क ही 0 है तो अल्फा कितना आएगा, 0। ये बड़े आराम से मैं लिख सकता हूँ, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है। सर अल्फा क्या होगा आपका, 0 हो जाएगा। अगर अल्फा 0 है तो ओमेगा आपका कुछ ना कुछ कांस्टेंट निकल के आएगा। ओमेगा को बाद में बात करेंगे। एक्सेलरेशन एंड भी कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि ये क्या होगा अल्फा। तुम वेट लगा लो या टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा लो, है ना, बात वही है। क्योंकि वेट मैंने क्या कहा था, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन इज अ स्पेशल केस ऑफ वेट, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में बात करते हैं। और यहाँ मुझे दिख रहा है यहाँ कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है भी नहीं, है ना, तो मैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊंगा। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा सर, इससे ये होगा पोटेंशियल एनर्जी में जितना लॉस हुआ है उतना ही तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी में गेन हुआ है। ठीक है, या फिर कह सकते हो काइनेटिक एनर्जी में जितना लॉस हुआ है उतना पोटेंशियल एनर्जी में गेन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी लिखो। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी आपको पता होना चाहिए कि हम लोग सेंटर ऑफ मास से देखते हैं। ठीक है, तो ये वाली डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी है, L/2। अगर ये डिस्टेंस L/2 है, मास m है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, mg L/2। करेक्ट। और पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कितना है, एग्जैक्टली हमने निकालना सीख ही लिया था। काइनेटिक एनर्जी कितना सर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और इसके लिए आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई की वैल्यू कितनी होगी, ml²/3। ये सारी वैल्यू याद रखनी है आपको, ml²/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो L से ये गया, ओमेगा 2 से 2 भी गया, ओमेगा कितना आ गया √3, m से m भी हटाओ
3g, 3 जगह g अपॉन में l, अंडर रूट 3g बाई l, यही आ रहा है आपका भी। हाफ एम वी स्क्वायर, v तो दिया हुआ ही नहीं है, और v लिख करके ओमेगा कैसे निकालोगे, फिर r लगाओगे, आ गया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या निकालना है, चलो ओमेगा तो सब निकल के आ गया अपना, दैट इज अंडर रूट 3g बाई एन। अब आपको निकालना है सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, ये कैसे निकालेंगे, लगा दो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, लगा दोगे, निकाल दोगे, बताओ, मैंने समय दिया, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आपको बताना है। कितना है आंसर, निकालो। अरे यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास वाला जो एक्सेलरेशन होगा वो किधर होगा, इधर की तरफ, ठीक है, और टेंजेंशियल वाला तो कुछ बचा ही नहीं, तो जो बचा यही बचा, और यहाँ पे तुम्हारा ओमेगा है, मतलब ये आपका कितना निकल के आएगा सर, ये आता है ओमेगा स्क्वायर आर, यहाँ आर कितना है l/2, तो यहाँ लगाओ l/2, ओमेगा कितना है रूट जी एल, ये कितना हो गया 3gl इन बाई एल अपॉन में l/2, कितना आ गया सर, ये एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आपका निकल के आ रहा है 3g/2, क्लियर हुआ, ये कितना निकल के आ रहा है 3g/2, इसको भी बड़े आराम से लिख सकते हो सर, दिस इज 3g/2। अब हिंज की बात कर रहे हैं, लगाओ न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, हाँ 5mg/2 बिल्कुल सही आंसर लग रहा है मुझे, निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हैं, कैसे निकालेंगे सर, एफ हिंज आपका ज्यादा बड़ा होगा या एम जी आपका ज्यादा बड़ा होगा, एफ हिंज, अरे टांग करके रखा है ना, तो सर एफ हिंज आपका ज्यादा बड़ा होगा, ठीक है, और इसको ना एम जी बट नीचे की तरफ खींचना चाह रहा होगा, तो माइनस का एम जी हो गया सर, और इन सबको बैलेंस करके रखा होगा कौन, ये सेंट्रीपिटल सॉरी सेंटर ऑफ मास वाला एक्सप्रेशन जो कि ऊपर की तरफ है, यानी कि m इंटू ए सी, करेक्ट। अब यहां से तुम हिंज निकाल लो, दिस एफ हिंज कम्स आउट, कितना हो जाएगा सर m इंटू ये वाला कितना निकल के आ रहा है बच्चों, सर ये है 3g/2, माइनस में mg करोगे, सॉरी प्लस में mg करोगे, है ना, प्लस में mg करोगे, यहां से एफ हिंज कितना निकल के आ गया 5mg अपॉन 2, यही था आपका भी आंसर, ठीक है, करेक्ट, समझ आ गई सारी चीजें, आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ, चलो थोड़ा सा और तोड़ मरोड़ करते हैं, तो एक बार अपन ने ऐसे भी कर दिया, एक बार ऐसे भी कर दिया, एक काम करते हैं, एक बार थीटा वाला तो हमने देख ही लिया, थीटा वाला तो हमने देख ही लिया, एक काम करता हूँ नीचे से ऊपर उठा देता हूँ, ठीक है, नीचे से ऊपर उठा देता हूँ, तो अगला सवाल जो है, कौन सा सवाल था ये, दूसरा सवाल था ना, तीसरा तो ऊपर ही हो गया, ये चौथा सवाल था, ठीक है, देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका ऐसा है कि ये रॉड है इस तरीके से, और ये आपका हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही सही बात है, एम मास है, एल यूनिफॉर्म रॉड है, आपको क्या निकालना है, जस्ट आफ्टर रिलीज, जस्ट आफ्टर रिलीज, थोड़ा नीचे लिख, इधर ही लिखता हूं, जस्ट आफ्टर रिलीज फाइंड, वही सारी चीजें फाइंड करोगे, अल्फा बताओ, ओमेगा बताओ, सेंटर ऑफ मास का बता दो, ये नॉर्मल फोर्स बताओ, फिर स्टैटिक फ्रिक्शन का भी लगाओ, ठीक है, फ्रिक्शन है, इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, ठीक है, और ये आपका इनफ रफ सरफेस है, इतना जितना बोला गया है, रफ सरफेस, चलो बताओ जरा, ओमेगा, चलो
देखो सबसे पहला टास्क क्या है, आपको अल्फा निकालना है। अब ये केस मैंने इसलिए पहले ही आपसे डिस्कस कर लिया था ताकि आप ज्यादा ना परेशान ना हो, बट फिर भी हो गए तो कोई बात नहीं। ये थीटा वाला, अब जरा उसको भी देखो, सेम कॉन्सेप्ट ही तो अप्लाई होगा बच्चों, कुछ अलग थोड़ी लग जाएगा, है ना। जैसे ही इसको रिलीज करोगे ऑफ कोर्स की बात है सर, ये नीचे की तरफ आना शुरू करेगा, और नीचे आएगा तो mg से ऐसे नीचे खींच रहा होगा, mg जो है इस तरीके से इसे नीचे खींच रहा होगा, करेक्ट। mg नीचे खींच रहा है, आपको क्या निकालना है, अल्फा निकालना है। ड्यू टू दिस पोजीशन यहाँ पे क्या हो रहा होगा सर, यहाँ नॉर्मल ऊपर लग रहा होगा, और जो फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन इधर लग रहा होगा, यही तो हो रहा होगा, फ्रिक्शन इधर की तरफ, नॉर्मल इधर की तरफ। अब ये आपका mg बचा, तो mg है तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरी की पूरी लेंथ कितनी है, l है, सेंटर ऑफ मास है, यहाँ से आते की लेंथ कितनी है, l/2। तो अगर आपको इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे टॉर्क निकालना है ना, तो टॉर्क कितना होगा सर, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब कि आपको यहां से यहां तक इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जानना होगा। अगर ये l/2 है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, अरे बोलो भाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा सर, यहां से यहां तक यही तो होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये कितना हो जाएगा l/2 का cos थीटा। तो यहां से आराम से शब्दों में लिख सकते हो, टॉर्क इज इक्वल्स टू r क्रॉस f। क्या परपेंडिकुलर की बात करी मैंने तो परपेंडिकुलर ले लो, r क्या है आपका mg, r है आपका l/2 cos थीटा, f क्या है आपका mg, तो टॉर्क कितना निकल के आया सर, mg बाई 2l cos थीटा। देखो क्या यही सेम रिजल्ट मैंने यहाँ भी निकाला था यार, mg l/2 cos थीटा, यही सेम रिजल्ट मैंने यहाँ भी निकाला है, देखो mg l/2 cos थीटा, करेक्ट। अब ये टॉर्क किसके इक्वल होगा सर, ये टॉर्क आपका इक्वल होगा आई अल्फा के, हमें अल्फा निकालना है ना, किसके इक्वल होगा, आई अल्फा के। टॉर्क कितना हो गया सर, mgl/2 cos थीटा, आई कितना होगा सर यहाँ पे ml²/3, आई कितना होगा ml²/3, अल्फा आपको निकालना है, करेक्ट। क्या हो गया आंसर सर, ये l से तो एक गया, m से m चला गया, तो अल्फा की वैल्यू आपकी कितनी निकल के आ गई सर, अल्फा कम्स आउट 3g cos थीटा अपॉन में 2l। क्या आ गया आंसर, तुम्हारा आ गया था तो बोलना चाहिए ना, यही आंसर है, करेक्ट आंसर है बिल्कुल। गलत है, वन माइनस क्यों आएगा, कहां से आ जाएगा 1 माइनस, बताओ, सबका आंसर सही आ रहा था, एक के चक्कर में सबका कॉन्फिडेंस डाउन, ये 1 माइनस का आ गया था ना, बस। दूसरा क्या है, जस्ट आफ्टर रिलीज ओमेगा कितना होगा 0, करेक्ट। सेंटर ऑफ मास का एक्सप्रेशन आपको बताना है, अगेन यहाँ आ जाओ सर, क्या हो रहा होगा, एक तो सर इधर की तरफ लग रहा होगा एक्सेलरेशन, और एक लग रहा होगा इधर की तरफ, ये आपका क्या होगा, इधर की तरफ जो आ रहा है टेंजेंशियल वाला ले लो, इसे ले लो सेंट्रीपिटल वाला, करेक्ट। सेंट्रीपिटल वाला एक्सेलरेशन तो 0 होगा क्योंकि क्या है ओमेगा 0। तो बचा नीचे की तरफ, ये 80 कितना होता है सर, ये होता है अल्फा आर, अल्फा कितना है तुम्हारा सर, अल्फा आ रहा है 3g cos थीटा बाई 2l, और आर कितना है तुम्हारा l/2, यहाँ निकाल लो। तो ये 80 कितना आ रहा है तुम्हारा, 80 आ रहा है अल्फा इज गिवन 3g बाई 2l cos थीटा, इनटू में आर कितना है आपका, आर है l/2, तो l से l चला गया, ये आ गया 3g बाई 4 cos थीटा, और यही टेंजेंशियल एक्सप्रेशन आपका सेंटर ऑफ मास का एक्सप्रेशन बन जाएगा, क्योंकि इधर वाला तो 0 ही है, बस इधर इधर का ही है, तो यही बन गया तुम्हारा क्या, सेंटर ऑफ मास का एक्सप्रेशन। आई बात समझ में, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सप्रेशन कितना आ गया सर, 3g बाई 4 cos थीटा। अब आपको नॉर्मल निकालना है, नॉर्मल कैसे निकलेगा सर, लगा दो एनएलएम, नॉर्मल ऊपर लग रहा है, नीचे क्या लग रहा है mg, फिर भी रॉड नीचे आ रहा है किसी ना किसी एक्सेलरेशन के साथ, बस n माइनस, ये मैंने किया कौन सा सवाल, तीसरा पार्ट था ये चौथा पार्ट है, n माइनस mg विल इक्वल टू मास इनटू दिस सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, करेक्ट। तो n माइनस, या कह दो m इंटू सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना है
सर 3g/4 cos थीटा प्लस का mg, यहां से तुम mg कॉमन ले लो, अंदर बच जाएगा 3/4 का cos थीटा प्लस का 1, यही आ गया तुम्हारा नॉर्मल। ठीक है बच्चों, अब और क्या निकालना है तुम्हें, ये fs, ठीक है, इसे भी निकाल लो। चलो एक काम करो, इतना नोट करो, फिर अगर ट्राई करना चाहो तो ट्राई कर सकते हो, नहीं तो मैं इसको बता देता हूँ। इतना नोट करो पहले। चलो अच्छा, यहाँ पे जो एक गलती है इसको सुधार लो, जो कह रहे थे सर mg ज्यादा है तो नॉट n माइनस एम जी, दिस इज mg माइनस का n, तो यहाँ पे बस वही होगा, mg को ऐसे लिख दो, mg में माइनस हो जाएगा तुम्हारा क्या m, जो भी तुम्हारा सेंटीमीटर एक्सेलरेशन था कितना था 3g/4 cos थीटा, तो यहाँ पे बस इसे बदल दो, ये हो जाएगा 1 माइनस 3/4 cos थीटा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है सर, ये फ्रिक्शन कितना होगा हमें निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है यार, समझो इस बात को। mg, ये जो सेंट्रीपिटल सॉरी सेंटर ऑफ मास को जो एक्सेलरेशन निकल के आ रहा था, ये ऐसे निकल के आ रहा था, करेक्ट, ये कैसे निकल के आ रहा था, ऐसे सीधा निकल के आ रहा था, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। तो एक काम करो ना, थोड़ा सा मुझे जगह चाहिए, इतना नोट कर लियो ना तुम लोग, पूरा नोट है ना, ठीक है। सेंटर ऑफ मास बिल्कुल नीचे आ रहा है, चलो यहीं पे बना देते हैं, अलग कलर से बना देते हैं, चलिए ध्यान देना, पीला कलर उठा लो भाई। हाँ, तो जो सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन था वो किधर था, ऐसे नीचे की तरफ, जो नेट सेंटर ऑफ मास आया था वो किधर आया था, नीचे की तरफ, अरे ये 0 था, ये हमारा निकल के आया है ना, तो ये नेट तो इधर ही था सीधा दोनों की तरफ। अब यहां से क्या करोगे, दो कंपोनेंट इसके बना लोगे सर, एक ऐसे बिल्कुल, अगर ये इधर की तरफ है तो इसका थीटा एंगल भी कुछ होगा, ऐसे बना लो, तो तुम कहोगे सर ये वाला एंगल क्या होगा, इसका थीटा होगा, और ये थीटा है तो इधर की तरफ क्या होगा सर, ए सेंटर ऑफ मास का कॉस थीटा वाला कंपोनेंट होगा, करेक्ट, और इधर की तरफ क्या होगा सर, इधर की तरफ थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन गया, मैं अलग ही फिगर में बना लेता हूँ, जब चलो समझ तो जाएंगे। मैं एक अलग फिगर में ही बना देता हूँ, तुम्हारे लिए ज्यादा सही रहेगा, इसको नोट कर लियो ना पूरा। दिख रहा है इतने में ना, ठीक है, हाँ यहाँ बना लेते हैं, तो ये आपका थीटा एंगल हो गया, करेक्ट, और यहाँ पे फ्रिक्शन जो है वो इस तरीके से इधर की तरफ लग रहा है। अब हम बात कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास की, तो सेंटर ऑफ मास किधर लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, किधर लग रहा है, नीचे की तरफ, सेंटर ऑफ मास जो है कहोगे ऐसे लग रहा है, ये तुम्हारा ए सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। अब इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, कौन कौन सा, एक तो साइन थीटा वाला कंपोनेंट और एक कॉस थीटा वाला कंपोनेंट, इधर किधर बनेगा, एक बनेगा सर ऐसे, और एक बनेगा सर ऐसे, ठीक है, एम जी नॉट एम जी, ए सेंटर ऑफ मास का कॉस थीटा होगा, और इधर होगा ए सेंटर ऑफ मास का साइन थीटा, ठीक है। नॉर्मल वाले के लिए कौन सा इक्वल हो जाएगा, ए सेंटर ऑफ मास आपका निकल के आया था 3g/4 cos थीटा, एक सेकंड रुको जरा, इसको गड़बड़, तो ये ना तुमने गलत ही लिया है, ये डायरेक्शन ही गलत है, ये डायरेक्शन ही गलत है, क्यों गलत है,
क्योंकि सेंट्रीपिटल वाला तो 0 है, सिर्फ और सिर्फ कौन है यहाँ पे, टेंजेंशियल है, तो बीच में थोड़ी होगा सर, बीच में हो ही नहीं सकता, ये किधर होगा, इधर की तरफ होगा, सिर्फ और सिर्फ किधर होगा, टेंजेंशियल की तरफ होगा, करेक्ट। तो ये गलत, हल्का सा गलत हुआ, बस पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट गलत होना शुरू हो जाएगा। तो सर जो सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन है आपका वो ऐसे है, इधर है आपका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। तो बनाओ कोई थीटा एंगल, ये अगर मैं ऐसे प्लेन खींच दूं तो ये वाला एंगल तो आपका थीटा ही होगा, और अगर ये वाला एंगल आपका थीटा है तो डायरेक्ट नीचे नीचे की तरफ आपका क्या होगा सर, ये होगा आपका ए सेंटर ऑफ मास का कॉस थीटा वाला कंपोनेंट, और बिल्कुल ऐसे सीधे में, बिल्कुल इसके सीधे में क्या होगा सर, ए सेंटर ऑफ मास का साइन थीटा वाला कंपोनेंट, करेक्ट। और फ्रिक्शन किधर है सर, फ्रिक्शन इधर है, करेक्ट। और एक्सेलरेशन भी एक इधर की तरफ है, तो फोर्स क्या होता है सर, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो अगर मास इनटू एक्सेलरेशन है, अगर मास इनटू एक्सेलरेशन जैसे यहां लगा दो सर, m इनटू एक्सेलरेशन कौन सा होगा सर, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन बट साइन थीटा वाला कंपोनेंट। तो अब लिखोगे क्या आ गया ये m, ये कितना आया था आपका, ये आया था सर 3g/4 cos थीटा, 3g/4 cos थीटा और साथ में साइन थीटा। आंसर आपका हो गया fs, यहां लिख दे रहा हूं, इट कम्स आउट m3mg/4 cos थीटा साइन थीटा। आई बच्चों बात समझ, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ जो तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स को और ओपन करेगा। यहां तक नोट कर लिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका डिस्क, रॉड के ऊपर कहानी होगी, डिस्क के ऊपर कहानी कर लेते हैं भाई। तो सवाल नंबर ए कौन सा है, तो रॉड के 5 सवाल आपको करा दिए ना। चलो डिस्क का है, पहले एक बहुत ही सिंपल सा सवाल रखेंगे सर, ये एक डिस्क है, ठीक है, और ये इसकी हॉरिजॉन्टल है, ये पहला पॉइंट है, और ये बिल्कुल इसका सेंटर है, ये दूसरा पॉइंट है, यहां से यहां तक की रेडियस आपको गिवन है r, ठीक है। इसको किसी F4 से आगे की तरफ खींचा जा रहा है, ऊपर नॉर्मल लग रहा है बच्चों, नीचे आपका mg लग रहा है, ये सब मैंने आपको बता दिया, हालांकि ये बताने की जरूरत नहीं होती है। और इधर की तरफ आपका काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है F के, ठीक है। आपको क्या निकालना है, ये जो पॉइंट 1 और पॉइंट 2 मैंने लिखा है, ये मेरा एक्सिस है, ये जो एक्सिस 1 है इसके अलावा निकालो, मुझे निकाल के बताओ, टाउ mg एंड एक कौन सा है, काइनेटिक फ्रिक्शन है, और एक तुम्हारा दिस f, इन सब के वजह से निकाल के बताओ। सेम तुम बताओ एक्सिस 2 के लिए भी, एक्सिस 2 के लिए भी टाउ mg, टाउ न्यूटन, न्यूटन कह रहा हूँ, टाउ नॉर्मल, काइनेटिक फ्रिक्शन एंड टाउ दिस फोर्स, ये सारी वैल्यू निकाल के बताओ। ये आपका एक डिस्क है, ठीक है, डिस्क है पूरा ये सवाल सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बेसिक्स को क्लियर करने के लिए था। ये कितना होगा, 0 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये कितना निकल के आ जाएगा, f इंटू 2r। ये क्या किया, समझाना है, पहला एक्सिस है, इधर की तरफ mg नीचे इंटरसेक्ट हो गया सर 0, नॉर्मल ऊपर इंटरसेक्ट हो गया 0, काइनेटिक फ्रिक्शन सीधा आगे इंटरसेक्ट हो गया 0, ठीक है। बट ये f कैसा आ गया, स्क्रू लाइन में आ गया, है ना, स्क्रू लाइन ही तो है ये। तो फोर्स यहाँ लग रहा है, और इस एक्सिस से यहाँ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, 2r। सेम एक्सिस 2 के लिए mg कितना होगा, 0, नॉर्मल कितना होगा, 0, दिख रहा है ना। हाँ, काइनेटिक फ्रिक्शन तो कुछ होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा सर, काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है इधर, ढंग से देखना, काइनेटिक फ्रिक्शन इधर और नॉर्मल है ऐसे, कोई इंटरसेक्शन है
पैरेलल है? नहीं है सर। तो इसके लिए कुछ ना कुछ तो निकल के आएगा। ये कितना होगा? अरे एफ है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा इस एक्सिस से? आर होगा, एफ के आर। उस एफ के लिए कितना होगा? एफ आर। बस ये तुम्हारे कॉन्सेप्ट पे थोड़ा जोर डालने के लिए था कि तुम थोड़ा कॉन्फिडेंस में आ जाओ, ठीक है। चलो अब कॉन्फिडेंस में आ चुके हो तो एक सवाल, क्वेश्चन नंबर 7। ये इंक्लाइंड है, किसी थीटा एंगल पर है, और यहां पे एक डिस्क रखी हुई है, ठीक है। इस डिस्क का रेडियस जो है वो आर गिवन है आपको, और इतना ही नहीं है भाई, इसमें किस तरीके से एक रस्सी भी लटका दी, ठीक है। और यहाँ को इस तरीके से, हाँ, ये सारी चीजें लगी हुई हैं। और ये वाला आपका एक्सिस 1 है। नहीं, इसके लॉन्ग क्या ही घुमाओगे, घुमाओगे तो या तो इसके लॉन्ग घुमाओगे तो इसके लॉन्ग घुमाओगे। वही सवाल रख लो, ये वाला तुम्हारा 1 है और ये वाला तुम्हारा 2 है। ये है तुम्हारा 2, ठीक है। मास वही है तुम्हारा, मास m दिया हुआ है, और कुछ गिवन है क्या? नहीं बच्चों, और कुछ गिवन नहीं है। तुम्हें क्या निकालना है? अगेन वही बातें हैं, एक्सिस 1 के लॉन्ग। पहले तो एक्सिस 1 के लॉन्ग निकाल के बताओ। नॉर्मल दिस एफ, इसमें एक फ्रिक्शन लग रहा होगा इधर की तरफ, स्टैटिक फ्रिक्शन, ये भी निकाल के बताइए। टेंशन लग रहा होगा, टेंशन निकाल के बताइए। mg लग रहा होगा, mg निकाल के बताइए, ठीक है। सेम एक्सिस 2 के लिए भी, एक्सिस 2 के लिए भी आप टाउ n निकालो, टाउ mg निकालो, टाउ दिस स्टैटिक फ्रिक्शन निकालो, ठीक है। और कुछ नहीं, चलो निकालो जरा। टाउ डी टेंशन दे दिया ना मैंने? नहीं, वो भी दे दो। चलो, हाँ टेंशन तो रस्सी में। चलो देखो, एक्सिस 1 के लॉन्ग देखते हैं। सबसे पहले सर नॉर्मल फोर्स, तो नॉर्मल फोर्स किधर लगेगा सर? परपेंडिकुलर। जो भी आपका कॉन्टेक्ट ऑफ सरफेस है उसे क्या है? परपेंडिकुलर है। तो यहां से ऐसे जा रहा होगा नॉर्मल, तो नॉर्मल तो आपको साफ साफ दिख रहा है सर, 0 हो जाएगा। पहला वाला एक्सिस में अगर मैं देखूं तो रोटेशन किधर है? ऐसे है, और इसके परपेंडिकुलर है तो 0 हो गया, ठीक है। फ्रिक्शन का देखो सर, फ्रिक्शन इधर लग रहा है और ये अगेन 0 हो गया। टेंशन का देखना पड़ेगा सर, टेंशन किधर होगा सर? टेंशन ऐसे लग रहा होगा नीचे की तरफ। रस्सी की टेंडेंसी क्या है? अपनी तरफ इसको खींचना है, करेक्ट, ठीक है सर। एक्सिस 1 से बात करो तो एक्सिस 1 से मुझे ये वाली डिस्टेंस पता करनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर एक्सिस 1 से मुझे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता चल जाए तो मैं बड़े आराम से टॉर्क लिख सकता हूँ, करेक्ट बात। तो ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे सर? एक काम करो, इस गोले को थोड़ा बड़ा कर लो, नहीं कर लेते हैं। ठीक है, ये थीटा एंगल यहां लग रहा है इस तरीके से, थोड़ा सा जो है तुम्हें ये वाली डिस्टेंस पता करनी है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस तुम्हें पता है आर है, करेक्ट। यहां से यहां तक का डिस्टेंस पता है ना कि आर है, तो ये वाली डिस्टेंस यहां से यहां तक की कितनी हो जाएगी सर? ये भी आर होगी, और ये आर है, तो अगर ये वाला सर आपका थीटा है तो ये वाला भी एंगल थीटा हो जाएगा। और ये जैसे ही थीटा हो गया, ये कंपोनेंट हो गया आर का कॉस थीटा, ये वाला कंपोनेंट हो गया आर का कॉस थीटा, और इसके सीधे वाला कंपोनेंट, मतलब कि सर ऐसे मान लो कि ये वाला कंपोनेंट यहां से यहां तक जो ट्रायंगल बना रहा होगा पूरा, कितना बना रहा होगा? यही तो होगा, यहां से यहां तक। तो यहां से यहां तक वाला कितना हो गया बच्चों? सर यहां से यहां तक, दिस इज ऑफ कॉस आर का साइन थीटा, और पूरा कितना था? आर था, इतना कितना हो गया? आर साइन थीटा।
तो ये वाली जो जगह है इतनी, ये इसको कितने लिख सकते हो सर? दिस इज ऑफ कॉस r माइनस r का साइन थीटा, r कॉमन ले लो, 1 माइनस साइन थीटा, करेक्ट, r माइनस r का साइन थीटा। समझ आ गया? यहां पे लिख दो, आंसर लिख दो, कितना हो गया सर? दिस इज ऑफ कॉस t r 1 माइनस साइन थीटा। नाउ कम टू mg। mg किधर लग रहा होगा बच्चों? सर mg तो ये सीधे नीचे की, करेक्ट। mg कैसे लगेगा? बिल्कुल सेंटर ऑफ मास से नीचे की तरफ। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है सर? एक्सिस ऑफ रोटेशन तो ये रहा, स्क्यू लाइन बन गया, एक इधर है और एक ऐसे, एक सेंटर ऑफ जो एक्सिस ऑफ रोटेशन वो सीधा ऐसे है, और mg किधर जा रहा है? नीचे जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, कौन कौन से? एक जो इसके अलोंग आ रहा होगा वो होगा mg का cos थीटा, और जो एक इसके ऐसे सीधा जा रहा होगा वो होगा mg का sin थीटा। तो टॉर्क क्या होता है सर? आर एफ परपेंडिकुलर ले लो, ठीक है। तो mg cos थीटा वाला कंपोनेंट तो आपका होगा नहीं, परपेंडिकुलर कौन है इस एक्सिस के? एक सेकंड, क्या बोला मैंने? क्या निकालना क्या था आपको? निकालना था, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस के परपेंडिकुलर, तो ये आर तो तुम्हारा यही हो गया, इस एक्सिस से आर ये हो गया, और इसके परपेंडिकुलर कौन सा है? mg sin थीटा। तो ये क्या आ गया तुम्हारा सर? mg sin थीटा इंटू आर, करेक्ट। बात आई समझ में बच्चों? सेम अब चलो एक्सिस 2 के लिए ट्राई करो जरा, चलो एक्सिस 2 के लिए ट्राई करो। चलो ये जीरो, ये जीरो, करेक्ट। एक्सिस 2 के अलॉन्ग mg तो सर इंटरसेक्ट कर गया, जीरो हो गया। नॉर्मल ऑलरेडी इंटरसेक्ट करेगा, ये भी जीरो हो गया। हाँ, फ्रिक्शन क्या आएगा सर? ये तो ऐसे जा रहा है, फ्रिक्शन ऐसे जा रहा है, स्क्यू लाइन बन गया, कितना होगा सर? परपेंडिकुलर डिस्टेंस f इंटू आर, और टेंशन का सर टेंशन भी टी आर, दैट्स इट। आई बात समझ में? तो एक्सिस 2 के अलॉन्ग ये हो गया, एक्सिस 1 के अलॉन्ग वो हो गया, करेक्ट। अब चलो डिस्क में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल जो है उसे सुनो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों ये एक टेबल है आपके, ठीक है, ये एक टेबल है जिसका मास आपके पास m है और रेडियस क्या है आपके पास? r है, ठीक है। तो आपने इसको इनिशियली ओमेगा नॉट से घुमा दिया, ओमेगा नॉट से इनिशियली, बेटा इनिशियली आप क्या करते हो? इसको ओमेगा नॉट से घुमा देते हो। तो आपको क्या बताना है? फाइंड फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ डिस्क, यानी कि अल्फा ऑफ दिस डिस्क चलो एक तो ये निकालो, एक और निकालो। फाइंड टाइम टेकन बाय डिस्क टू स्टॉप, कितने देर में रुकेगा। और तीसरा है फाइंड नंबर ऑफ रोटेशन completed by disk before disk stops, ठीक है। बात आ गई बच्चों समझ में? ओमेगा नॉट से मैंने इसको इनिशियली घुमाया, घुमाने के बाद ऑफ कोर्स सी बात है सर, फ्रिक्शन लग रहा होगा, और फ्रिक्शन क्या चाह रहा होगा? इसको रोकना, इसको कम करना चाह रहा होगा ताकि रुक जाए, तो वही बताना है तुम्हें, ठीक है। कौन सा एक्सिस जानना है आपको? स्टॉप करने के लिए कौन सा एक्सिस यूज करेंगे? एग्जैक्टली, रोकना है ना आपको।
आपको ये चीज गिवन है कि ये जो है एक हॉरिजॉन्टल रफ टेबल है, जिसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू के। चलिए, तो सबसे पहले इसमें निकालते हैं अल्फा। अल्फा निकालने के लिए देखो यहाँ पे सेंटर से क्या करो, किसी x डिस्टेंस पर एक छोटा सा कट मार लो। ये dx का मैंने कट मार लिया x डिस्टेंस पर, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे इस dm मास को निकालना पड़ेगा। तो पूरे का मास m था, रेडियस आपका r था, तो सर पाई आर स्क्वायर में m मास था, एक यूनिट में कितना होगा सर m बाई पाई आर स्क्वायर। आपको कितने में निकालना है सर, हमें तो निकालना है इस पूरे का कितना हो जाएगा एरिया, सरकमफेरेंस हो गया 2 पाई x, यानी वो तो लेंथ हो गया, और ये कितना है dx, तो 2 पाई x dx में कितना होगा सर m बाई पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई x dx। तो ये dm मास निकल के आ गया तुम्हारा, dm मास कितना है 2m बाई पाई आर स्क्वायर, 2m बाई पाई आर स्क्वायर इंटू पाई एक्स डी एक्स। अच्छा पाई तो कट गया ना, पाई तो कट गया, ठीक है। अब तुम्हें क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है। मेरा मेन तो टारगेट यही था कि सर पहले अपन क्या करते हैं, इस छोटे से का ना टॉर्क निकाल लेते हैं, और इस छोटे से का जो टॉर्क होगा उसको 0 से लेकर के r तक इंटीग्रेट कर देंगे, तो मुझे पूरे डिस्क का टॉर्क निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इस छोटे से उसका टॉर्क निकालने के लिए पहले मुझे निकालना पड़ेगा कि इस पे फोर्स कितना लग रहा है। तो फोर्स ऑफ कोर्स की बात है, एक ही फोर्स लग रहा है जो कि इसको रोकने का काम कर रहा है, वो कौन है सर काइनेटिक फ्रिक्शन, करेक्ट। तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है सर, म्यू के mg किसके इक्वल होता है नॉर्मल के, म्यू के इंटू mg, यहाँ छोटा सा मास है तो dm इंटू जी। तो म्यू के dm कितना है सर 2m x dx अपॉन में r स्क्वायर इंटू जी। ये तुम्हारा क्या निकल के आ गया फोर्स। अब छोटा सा टॉर्क दैट इज डी टाउ, डी टाउ क्या होगा बच्चों सर, वो छोटा सा टॉर्क जो आपका होगा वो होगा फोर्स इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है x। तो इसे मैं लिख सकता हूँ म्यू के 2m x dx अपॉन आर स्क्वायर इंटू जी इंटू एक्स। तो ये कितना निकल के आ गया सर 2 म्यू के इंटू 2m अपॉन आर स्क्वायर, और जी भी है साथ में, और इधर मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर डी एक्स, करेक्ट। अब इस डी टाउ का इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से टाउ तक, यहाँ भी इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, ये 0 से लेकर के आर तक, करेक्ट बच्चों। यहाँ से देखो टॉर्क कितना निकल के आ गया सर, म्यू के 2mg अपॉन आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सर एक्स क्यूब अपॉन में 3, और वहां आर पुट करोगे तो क्या हो जाएगा आर क्यूब अपॉन में 3। तो ये एक कट गया, टॉर्क आपका कितना निकल के आ गया, थोड़ा छोटा करेंगे, जो आपका टॉर्क निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है म्यू के 2mgr अपॉन में 3, करेक्ट। अब आपको अल्फा निकालना था, दिस टॉर्क विल इक्वल्स टू आई अल्फा, टॉर्क है आपका म्यू के 2mg r अपॉन में 3 आई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉर्क का कितना होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टॉर्क कितना होता है सर एम आर स्क्वायर बाई 2, ये हो गया आपका एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा। यहाँ देखिए m से m गया, आर स्क्वायर का ये एक r चला गया, और 2 इंटू 2 तो 4 हो गया। तो अल्फा की वैल्यू जो निकल के आ रही है, अल्फा की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है बच्चों सर, एक r 2 जाएगा और एक r नीचे आ जाएगा, मतलब तो 2 इंटू 2 4 म्यू के इंटू 4 जी अपॉन में 3r, ये अल्फा, ये निकल के आ रहा है आपका अल्फा, यही है अल्फा।
म्यू के 4g अपॉन में 3r। क्या यही है करेक्ट आंसर? बिल्कुल यही है, म्यू के 4g अपॉन में 3r। तो पहला तो निकल के आ गया बच्चों, बात आई समझ में। दूसरा क्या निकालना था तुम्हें? टाइम टेकन। तो टाइम टेकन के लिए क्या करोगे? हाँ, इक्वेशन बनाओगे। इक्वेशन कैसे बनेगी सर? इसे यूज कर लेंगे, ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। बताना इक्वेशन ऑफ मोशन, अल्फा टी। अच्छा हाँ, अल्फा टी, वी इक्वल्स वी प्लस ए टी। हाँ, मैं वी स्क्वायर वाले में था, चलो कोई नहीं। हाँ ठीक है। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ओमेगा क्या हो गया? 0, क्योंकि स्टॉप की बात हुई है। ओमेगा नॉट आपको गिवन है, अल्फा आपका निकल के आ गया है म्यू के 4g अपॉन में 3r, और यहाँ पे t। तो तुम यहाँ से बड़े आराम से t को निकाल सकते हो। करेक्ट, बात आ गई यहाँ तक समझ? ठीक है। दूसरा है फाइंड नंबर ऑफ रोटेशन। तो नंबर ऑफ रोटेशन कैसे निकालोगे भाई? कंप्लीटेड बाय डिस्क बिफोर डिस्क स्टॉप। अगेन इक्वेशन ऑफ मोशन से तुम थीटा निकाल लो, ठीक है ना। डेल्टा थीटा यहाँ से तुम फाइंड कर लोगे इक्वेशन ऑफ मोशन से। जैसे निकल के आ गया नंबर ऑफ रोटेशन क्या होगा? डेल्टा थीटा अपॉन में 2 पाई। करके तो नहीं दिखाना? चलो कर लो जरा। सॉरी। चलो एक और सवाल देखो। देखो ये एक टाइप है, पुली का टाइप है ये। बच्चों ये एक डिस्क है या पुली है कह लो, ठीक है। ये यहाँ से बीच से तो इस तरीके से हिंज है, और एक रस्सी इधर गिरी हुई है, ये मास है m1, ठीक है। और एक रस्सी इधर गिरी हुई है, ये मास है m2। आपको अभी सर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में भी कर रखा है, लेकिन थोड़ा सा मजेदार बात ये है कि ये जो पुली है ना, इसमें नो स्लिपिंग है। नो स्लिपिंग। नो स्लिपिंग का मतलब क्या हो गया कि जब ये रस्सी नीचे जाएगी ना, इसका मतलब ये जो पुली है ये ऐसे गोल 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 घूमेगा, ठीक है। जो तुमने देखा है ना इसमें कुएं वाले केस में, ऐसा थोड़ी था खाली रस्सी आती है, ऐसा व्हील भी गोल 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 घूमता है। ये वही है, गोल 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 ये भी घूमेगा। तो तुम्हें क्या बताना है? फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक अगर m1 इज ग्रेटर देन m2 है। चलिए एक काम करो, एक्सप्रेशन में निकालो। पहला सवाल ये कर देते हैं इसी में, और दूसरा इसमें बोल देते हैं फाइंड वेलोसिटी। फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक। एक्सेलरेशन में निकालिए और वेलोसिटी भी निकालिए। चलिए, हाँ, पुली का मास m है, रेडियस r है। पुली का मास कैपिटल M है, और रेडियस जो है वो गिवन है r। चलो चलो देखो यहाँ पर, देखो बच्चों सेम कॉन्सेप्ट है। m1 जी इधर नीचे खींच रहा होगा सर, ये इसको t ऊपर खींच रहा होगा, है ना। इसका लेफ्ट t1 है। यहाँ पर क्या हो रहा होगा सर? यहाँ से इसे t1 इधर खींचा जा रहा होगा। रस्सी की टेंडेंसी होती है अपनी तरफ खींचना, करेक्ट। अब चूंकि देखो यहाँ पे ट्विस्ट है, क्योंकि पुली ही घूम रहा है, नो स्लिपिंग है, ठीक है, रोल हो रहा है ये। इसका मतलब क्या होगा? ये वाला जो टेंशन होगा जो इधर की तरफ खींचा जा रहा है वो अलग होगा, ये t2 होगा कुछ, ठीक है। ये नीचे इसको m2 जी से खींचा जा रहा होगा, और ये इसको ऊपर t2 से खींच रहा होगा। हाँ, एक्सेलरेशन तो सबका सेम होगा, करेक्ट। अगर ये एक्सेलरेशन a से नीचे आ रहा है, ऑफ कोर्स ये बात है, ये एक्सेलरेशन a से ऊपर जा रहा है। अब तुम बड़े आराम से इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो। क्या होगा पहले वाले के लिए? सर m1g माइनस का t1 विल इक्वल्स टू m1 into a, करेक्ट। दिस इज इक्वेशन 1। दूसरा इक्वेशन क्या होगा सर? अगेन t2 माइनस का m2g विल इक्वल्स टू m2 into a, करेक्ट। दो इक्वेशन तो सर हमें कोई दिक्कत नहीं। तीसरा तुम किसी इक्वेशन बना लो, अरे टॉर्क वाली बना लो, ठीक है। टॉर्क वाली इक्वेशन क्या होगी सर? ये t1 नीचे जा रहा है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? r। ये कितना हो गया सर? t1r से नीचे जा रहा है, और ये t2r से इसको पीछे खींच रहा होगा। ये t1r से इधर घूमना चाह रहा होगा, और ये t2r से इसको इधर घुमाना चाह रहा होगा, लेकिन ज्यादा बड़ा कौन? सर t1r।
तो T1R माइनस का T2R विल इक्वल्स टू आई अल्फा। आई कितना होगा डिस्क का सर mr² बाई टू इंटू अल्फा। अल्फा को मैं लिख रहा हूँ a/r। पर दिक्कत जरा इस इक्वेशन में देखो तो यहां से मैं काम करता हूँ, एक आर से तो ये कट गया और इन दोनों आर से ये वाला भी आर कट गया। करेक्ट। इक्वेशन क्या बन गई सर T1 माइनस T2 इज इक्वल्स टू m/2a। दिस इज इक्वेशन 3। 1 2 3 तीनों को ऐड करो। देखो जरा, यहाँ माइनस का T1 यहाँ प्लस का T1 कट गया, यहाँ प्लस का T2 यहाँ माइनस का T2। हाँ, ये वाली तो हमने ऐसे सॉल्व करी है, बस ये हमारी इक्वेशन नहीं है, ये हमने सॉल्व किया है। उसको यहाँ लिख दो, ये हमने थर्ड इक्वेशन जो बनाई थी उसको सॉल्व किया है और ये अपन यहाँ पे निकाल रहे हैं। ये हमारी थर्ड इक्वेशन। हाँ बच्चा, तो क्या बचा सर? बच रहा है m1g माइनस का m2g इज इक्वल्स टू m1a प्लस m2a प्लस m/2a। करेक्ट। तो यहां से देखो जरा कितना निकल के आ गया, यहां से g कॉमन ले लो, m1 माइनस m2 इंटू जी, और यहां से a कॉमन लोगे तो नीचे क्या जाएगा सर m1 प्लस m2 प्लस m/2। ये किसका फॉर्मूला निकल गया? एक्सेलरेशन का। कहानी आई बच्चों समझ में? ठीक है। एक्सेलरेशन कितना हो गया? m1 माइनस m2g अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m/2। नेक्स्ट आपको वेलोसिटी निकालनी थी, करिए कोशिश, निकालिए वेलोसिटी। वेलोसिटी निकालने के लिए अगेन टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व ले सकते हो, है ना, लो और करो सॉल्व। चलो देखते हैं इसको। देखो इसको नेक्स्ट मैंने क्या है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक। एक काम करते हैं, इसको अगले पेज में करते हैं। दूसरा हमारा क्या था? फाइंड वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक। ये आपका m1 है, ये आपका m2 है, ये पुली है जिसमें m मास है और रेडियस क्या है? r। बच्चों अगर ये v से नीचे आई होगी तो लेट सपोज ये कहीं ना कहीं x डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ठीक है, और ये v से ऊपर गई होगी तो लेट सपोज ये कुछ ना कुछ x डिस्टेंस नेगेटिव का ट्रेवल किया, मतलब मैंने नीचे प्लस माना है तो ऊपर का मेरा माइनस हो गया। ठीक है, ठीक है सर। तो देखो साफ साफ मैंने कहा, देखो जब भी आपको ना वेलोसिटी वगैरह निकालना है और दिख रहा है कि सब कंजर्वेटिव फोर्स है तो आराम से टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर दो। पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा सर? ये अगर m1 था, ये m2 था, तो m1gx माइनस का m2gx ये हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा सर? इस वाले का हाफ m1v² प्लस हाफ m। इस पिक्चर को पहले साइड करो। हाँ ठीक है, तो हाफ m v2 m2v² प्लस का साथ ही साथ इसका भी तो काइनेटिक एनर्जी होगा क्योंकि ये भी घूम रहा है ना, तो इसका क्या होगा? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो सर हाफ आई कितना होगा? mr²/2, और ओमेगा स्क्वायर है तो ओमेगा को मैं लिख रहा हूँ v²/r²। करेक्ट बच्चों, यहां से r² निकल गया, यहां देखो क्या आ गया? m1 gx को मैं कॉमन ले लूं, अंदर बच गया m1 माइनस m2, और यहाँ पे मैं हाफ v² को कॉमन ले लेता हूं तो अंदर कितना बच जाएगा? m1 प्लस m2 प्लस m/2। करेक्ट। तो यहां से v² की वैल्यू कितनी आ रही है सर? ये आ रही है 2gx m1 माइनस m2 अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m/2, और अंडर रूट करोगे ये रहा। दिस इज वेलोसिटी। अगर डाउट लग रहा है कि सर ये वेलोसिटी सही है कि नहीं है, है ना, तो अभी हमने एक्सेलरेशन निकाला है तो अपन
चेक कर सकते जरा निकाल करके। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है सर, v dv by dx, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट कर दो x के रिस्पेक्ट में, कितना आएगा, v कितना है, मतलब v यही आएगा, फिर dv को भी यही लिखोगे, करके दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2gx m1 माइनस m2 अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m/2। अब इस पूरे उसको x dx के टर्म्स में इंटीग्रेट करेंगे, तो आपको दिख रहा है सब कांस्टेंट है, बस ये x वाला है, ये x ही तो हट जाएगा, है ना। क्या अंडर रूट एक्स डिफरेंशिएट होगा तो वो भी कुछ ना कुछ निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा, 1/√x निकल के आएगा। अरे अंडर रूट एक्स का क्या होगा, 1/√x होगा, नहीं अरे 1/2 माइनस 1 करेंगे, 1/√x ही तो होगा, नहीं होगा क्या, वाह, रूट एक्स है यानी x की पावर 1/2, 1/2 इंटू माइनस का 1/2, अच्छा ना 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 वही बात हो गई, वो तो होगा ही। अब तुम्हें दिख रहा है कि यही आएगा, तो मैं लिख देता हूँ जरा बड़े आराम से सारी चीजों को। सर अब जो करेंगे इसको, तो आपका वही होगा, अंडर रूट में g बचेगा, m1 माइनस m2 बचेगा अपॉन में, फिलहाल तो मैं यहाँ 2 ही लिख देता हूँ, एक सेकंड, क्या क्या निकल के आया था मेरा, देखो ये सारा चीज जो है ना, ये सब तो बाहर निकल जाएगा, बस सिर्फ रूट एक्स का होगा, तो रूट एक्स को मैं अलग से लिख रहा हूँ, बाकी सबको मैं पहले एज इट इज लिख दे रहा हूँ। तो एज इट इज लिखेंगे तो क्या होगा, 2gx m1 माइनस, नॉट 2gx, इट इज 2g m1 माइनस m2 अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m/2, और साथ में डिफ्रेंशिएट करके क्या आ रहा था, तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपका आ रहा था 1 बाई माइनस का छोड़ो 1/2√x, करेक्ट। नेगेटिव इसलिए इग्नोर कर रहा हूं क्योंकि पूरा रूट में है ना, तो मेरे लिए थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। हाँ 1/2√x आ रहा है, करेक्ट। अब अगर मैं इसको पूरे को रूट में लिखना चाहूंगा तो मैं लिखूंगा 1 अपॉन में 4x, करेक्ट बच्चों, यही लिखूंगा। अब देखो कहानी देखो, √4 है, √2 4 है, तो ये 2 और ये 2 मिला करके ये 4 कट गया, करेक्ट, हाँ सर। और ये एक x से ये वाला x कट गया, रूट रूट मल्टीप्लाई हुआ, देखो कितना निकल के आ रहा है एक्सेलरेशन, सर a निकल के आ रहा है आपका m1 माइनस m2g अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m/2। क्या पहले भी यही निकाल के लेके आए थे, जरा देखो, पहले भी यही निकाल के लाए थे सर, m1 माइनस m2g अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m/2। अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करने पे भी हमारा यही निकल के आ रहा है, मतलब हमारा ये वेलोसिटी बिल्कुल करेक्ट। आई बात समझ, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, ठीक है। आज का एक लास्ट सवाल डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है, उसके बाद आगे करेंगे। लास्ट सवाल जो दे रहा हूं बेहद बेहद खूबसूरत है, ठीक है। उसमें तुम ये जो रेड कलर का मारते हो ना 5-6 स्टार, मुझे यकीन है कि तुम लगा दोगे इसमें, ठीक है। देखो अगला सवाल, कितने सवाल हुए थे वैसे, 9 सवाल हो गए थे क्या, ये था ना क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें मैंने 2 पार्ट बना दिए थे। देखो 10 क्वेश्चन तो करवाया है यार, 10 क्वेश्चन करवाया, बस इसमें 2 पार्ट हो गए वो अलग बात है, सब पार्ट नहीं गिनना होता है ना। चलो अगला क्वेश्चन ले लो, लास्ट सवाल है आज का। तो ये एक छोटा सा पुली है जिसका रेडियस जो है r है, ठीक है, और इसके बाहर एक बड़ा सा पुली है जिसका रेडियस है 2r, छोटे वाले से m2 मास लटका हुआ है,
और बड़े वाले से m1 मास लटका हुआ है, ठीक है। अगेन नो स्लीपिंग है बच्चों, नो स्लीपिंग, दोनों घूमेंगे ना तो दोनों पुली एक साथ ही घूमेंगे, ठीक है, दोनों एक साथ ही घूमेंगे। तो आपको क्या निकालना है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, ठीक है। पुली का मास तो वही है, पुली का मास नहीं दे करके आपको ये दिया जा गया है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है इसका आई, हाँ ठीक है। चलो करो जरा, सवाल में गिवन है कि m1 ज्यादा बड़ा है, जैसे मैंने पिछले में लिया था, ठीक है, निकालो। तुम्हारा आंसर अगर निकल के आ गया है बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। 2m1 माइनस क्या बताइए, 2m1 या m2, m1 या m2, हाँ 2m1 माइनस m2 इंटू जी अपॉन आई अपॉन आर स्क्वायर प्लस 4m1 प्लस m2, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना। चलो तो m1 जी से सर देख लो, जिनको नहीं आया समझ में, m1 जी से सर नीचे खींच रहा होगा, ये t1 से ऊपर खींच रहा होगा, करेक्ट। यहाँ पे m2 जी से नीचे खींच रहा होगा, t2 से ऊपर खींच रहा होगा। अगर ये a एक्सेलरेशन से, अगर ये a एक्सेलरेशन से ऊपर आया है तो ये 2a से नीचे आएगा क्या, करेक्ट, देखो ना घूम गया ना, करेक्ट। तो ये कितने से नीचे आएगा, 2a से नीचे आएगा, करेक्ट। अब इक्वेशन बनाओ सर, m1g माइनस का t1 विल इक्वल्स टू m1 इंटू 2a, दिस इज इक्वेशन 1। दूसरा वाला t2 माइनस m2g इज इक्वल्स टू m2a, और एक और इक्वेशन क्या बनेगी, टॉर्क वाली, ठीक है। सर ये T1 से, ये T1 से 2r रेडियस के साथ ऐसे घुमाना चाह रहा है, और ये T2 से r रेडियस के साथ ऐसे घुमाना चाह रहा है, ऐसे, बट फिर भी इधर ही घूम रहा है। सो T1 इंटू 2r माइनस T2 इंटू r इज इक्वल्स टू I, अल्फा को मैंने लिख दिया a बाय r, तो इसको मैं लिख सकता हूं T1 माइनस T2, 2T1 माइनस T2 इज इक्वल्स टू I, R को मैंने कॉमन लिया उधर फेंक दिया तो भाई a अपॉन में r स्क्वायर हो गया, करेक्ट बच्चों, ठीक है। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 3। तो मुझे 2T1 करना है ना, तो मैं पहले वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा बस, और उसके बाद फिर सबको क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा, दूसरे वाले को भी ऐड कर दूंगा, तीसरे वाले को भी ऐड कर दूंगा, करेक्ट बच्चों। क्या बन के आ जाएगा, है ना। जब तुम करोगे सॉल्व तो यहां से तुम्हारा जो a है, a निकल के आ जाएगा 2m1 माइनस m2g अपॉन में 4m1 प्लस m2 प्लस i बाई आर स्क्वायर, यही निकल के आया था तुम्हारा, गुड वन। और ये था तुम्हारा आज का लास्ट सवाल, ठीक है। अब इससे आगे नहीं करा रहा हूं, ठीक, चल।